चलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए एक बार फटाफट सब लोग थम्स अप करके बताइए कि कितने लोग उपस्थित हैं। मैं एक बार अटेंडेंस चेक कर लूं कितने लोग मेरी क्लास देख रहे हैं। अभी आप सॉइल किसकी क्लास पढ़ रहे थे? सिविल इंजीनियरिंग की। तो अब हम लोग फ्लूइड पढ़ते हैं। फ्लूइड में मैकेनिकल वाले भी पढ़ेंगे और सिविल वाले भी पढ़ेंगे, दोनों ही बच्चे रहेंगे। तो ज़रा एक बार सब लोग शेयर कर दीजिए। आज हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में जो क्वेश्चंस हैं वो स्पेशली डिज़ाइंड क्वेश्चंस हैं, स्टेट जेईई के लिए बड़े काम आने वाले हैं आपको। गुड आफ्टरनून समीक्षा, कल तुम समीक्षा नहीं आई थी क्या? गुड आफ्टरनून समर, राम बच्चन, अजय कुमार। चलिए बच्चों, एक बार आप लोग शेयर कर दीजिए, जो भी लोग क्लास लेते हैं वो शेयर कर दीजिए। साधना पटेल। मैं सीधे सीधे आप लोगों को क्वेश्चन की तरफ ले चल रहा हूँ। जो लोग आ गए हैं वो सॉल्व करते रहें, जो नहीं आ रहे हैं वो थोड़ा सा हम उनका इंतज़ार कर लेंगे, जैसे ही आ जाएंगे। ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है, ये भी आसान है, ये भी आसान है, ये भी आसान है। चलिए यहाँ से बनाइए। क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू करते हैं, फिर लौट के 1 पे आएंगे। जो लोग आ गए हैं वो क्वेश्चन नंबर 5। मैं एकदम बढ़िया हूँ दीपक, मैं एकदम अच्छा हूँ, फर्स्ट क्लास हूँ। जो लोग आ गए हैं वो क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई करें। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताएं, या 5 क्या फर्स्ट से ही कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, फर्स्ट से ही कर लेते हैं, फर्स्ट से ही कर लेते हैं। इसका आंसर बताइए आप लोग। सतीश कुमार पटेल, गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर दीजिएगा। क्या इसका आंसर होगा? आज के जो हमने क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं वो स्पेशली इस बात का ध्यान रखा है कि वो क्वेश्चंस आपके स्टेट की परीक्षा में बहुत इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है ना। तो जो लोग आप तैयारी कर रहे हैं स्टेट एग्जामिनेशन की, चलिए सब लोग सवाल लगाना स्टार्ट करिए और एक बार शेयर कर दीजिए। जो लोग भी क्लास देख रहे हैं वो एक बार शेयर कर दीजिए ताकि सब तक मैसेज पहुंच जाए कि हाँ क्लास स्टार्ट हो गई है और सब लोग आ जाएं। पहले का आंसर आना शुरू हो गया, वेरी गुड। चलिए बच्चों, ज़्यादातर लोग आ गए हैं। जो लोग नहीं आए हैं वो भी आ रहे होंगे, तो हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। चलिए भाई, शुरुआत हमेशा की तरह एक सिंपल से क्वेश्चन से, प्यारे से क्वेश्चन से। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ता जाएगा। थोड़ा पानी की व्यवस्था कर दीजिएगा। चलिए अब देखते हैं जरा क्या सवाल है भाई। सवाल क्या पूछ रहा है? कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नो यूनिट। ऐसा कौन सा इसमें से है जिसमें कोई यूनिट नहीं होती है? तो देखिए, सरफेस टेंशन की यूनिट क्या होती है? न्यूटन अपॉन मीटर। काइनेमेटिक विस्कोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड। बल्क मॉडुलस की यूनिट क्या होती है? बल्क मॉडुलस K इज इक्वल टू होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। होता तो ना स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन ही है, कंप्रेसिव स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो स्ट्रेस की यूनिट होती है न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, और स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती है, तो इसकी यूनिट क्या आ जाएगी? न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। तो देखिए, इस सवाल को लगाने का हमारा ये उद्देश्य नहीं था कि हम ये जानना चाहते हैं कि स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती है, बल्कि हम ये जानना चाहते थे कि बाकी नहीं, नॉर्मल,
बाकी की क्या यूनिट्स होती हैं वो एक बार आपसे रिवाइज हो जाए, ये हमारा उद्देश्य था, जो मुझे लगता है कि रिवाइज हो गया। जय हिंद गुरु, जय हिंद जितेंद्र, जय हिंद बेटा। मुकेश जी गुड आफ्टरनून बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 की देखिए, ऐसे सवाल, ऐसे छोटे सवाल ना जरूर लगाने चाहिए। इससे देखिए क्या फायदा हुआ, स्ट्रेन में कोई यूनिट नहीं होती है, स्ट्रेन हैज नो यूनिट। तो इसके साथ साथ हमें यह भी तो पता चल गया कि सरफेस टेंशन की यूनिट क्या होती है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी की क्या होती है, और बल्क मॉडुलस की क्या होती है। एग्जाम में ये भी तो पूछ सकता है ना। तो हम कई चीज सीखते हैं, एक ही सवाल से हम कई चीज सीखते हैं। बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ कंडीशन क्लियरली अप्लाई एन आइडियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड पे कौन सी कंडीशन क्लियरली अप्लाई होती है? देखिए, आइडियल फ्लूइड के लिए क्या क्या कंडीशन क्लियरली अप्लाई होती है, क्या क्या जरूरी है। पहला ऑप्शन चेक करते हैं, विस्कस एंड कंप्रेसिबल। विस्कस तो किसी स्थिति में हो ही नहीं सकता, पहला ऑप्शन एकदम गलत है। डी में भी विस्कस लिखा है तो डी भी एकदम गलत है। ए और डी तो गलत साबित हो गए, ए और डी तो गलत साबित हो गए। लड़ाई अब बी और सी में है। नॉन विस्कस अच्छी बात कह रहा है, इनकंप्रेसिबल अच्छी बात कह रहा है, नॉन विस्कस एंड कंप्रेसिबल सी गलत कह रहा है, बी सही कह रहा है। सो क्वेश्चन नंबर 2 का, ठीक है चलेगा, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या हो गया? बी ऑप्शन, बी पार्ट इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। बात समझ में आया ना बेटा? चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आगे बढ़ते हैं। थोड़ा आपको टाइम लगेगा शायद इसको लगाने में, थोड़ा सॉल्व करिए। इसका आंसर क्या आएगा? कह रहा है 1 kgf अपॉन मीटर स्क्वायर को अगर हम कन्वर्ट करें किसमें? पास्कल कह रहा है, पास्कल में, मेगा पास्कल में। तो चाहे पास्कल हो, चाहे किलो पास्कल हो, चाहे मेगा पास्कल हो, किसी एक में अगर आपने कन्वर्ट कर लिया तो फिर इसके कन्वर्जन में आपको दिक्कत नहीं आएगी। जरा ट्राई करके बताइए। आप सब लोग अपने घर से बैठ के लगाइए, लगा सकते हैं, इसको कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। लेकिन कैलकुलेशन वाला पार्ट आप खुद से करेंगे तभी आप सीखेंगे। जब मैं सब कुछ लगा दूंगा तब फिर आपके लगाने का मतलब क्या रह गया? चलिए आंसर मत करिए, मुझे इसका ना वो चाहिए, मुझे इसका सॉल्यूशन चाहिए। लगाइए, कैसे लगाया? आपने इतना जल्दी थोड़े कर लिया होगा। बोलो भाई 3 का आंसर क्या होगा? कुछ लोग कह रहे हैं बी पार्ट। लगाइए जरा 3 का आंसर क्या होगा? मेगा पास्कल में निकालना है, मेगा पास्कल में निकालना है, लगाइएगा। एक जवाब आया है, बाकी जो 22-24 लोग लाइव हैं वो क्या कर रहे हैं? वो सब भी कमेंट करके बताइए। नहीं समझ में आ रहा है कि आ रहा है? क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए? क्या इसका आंसर होना चाहिए बताइए, फटाफट लगाइए फटाफट। ऐसे क्वेश्चन अब आपसे निकलने चाहिए। एक बच्चा कह रहा है ए पार्ट, एक कह रहा है सी पार्ट। देखो तुम लोग एकदम बिल्कुल लाजवाब बच्चे हो। ए भी आंसर निकाल दिया, बी भी आंसर निकाल दिया, सी आंसर निकाल दिया, तो डी को क्यों नाराज कर रहे हो? डी भी आंसर निकाल दो। डी को ही क्यों दुखी कर रहे हो भैया? डी को भी आंसर निकाल दो, तीनों ही, तब ताकि तीनों ही हो जाए, ए बी सी डी चारों ही हो जाए। मैं स्क्रीन से हट जाऊं, सवाल दिख रहा है? बाकी लोग कमेंट करके बताएं, उन्हें कोई दिक्कत हो रही है, मैं लगवा दूं या आप खुद से लगा रहे हैं, मुझे बताइए। आप लगा रहे हैं तो कमेंट करके बता तो दीजिए। मैं स्क्रीन से हट जा रहा हूं एक बार ताकि आप लगा लीजिए अच्छे से। आप लगा लेंगे? कुछ लोग लगा रहे हैं, बोलो बच्चों। भाई देखो, केजीएफ अपान मीटर स्क्वायर को चेंज करना है तो इसको चेंज करोगे तो कितना आएगा? 9.81 आएगा। और मीटर स्क्वायर को चेंज कर, भाई एफ को चेंज करोगे, एफ को चेंज करोगे तो कितना आएगा? 9.81। और मीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर में लाना है, ठीक है ना? कितना है? मीटर स्क्वायर है ना, सॉरी ये सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, केजीएफ अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर। थोड़ा सा गलत टाइपिंग यहाँ पे हो गया, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, ठीक है ना? केजीएफ अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर सेंटीमीटर स्क्वायर को चेंज करोगे तो 10⁻⁻⁴ हो जाएगा। बोलो भाई, ये पूरी बात आप समझ पा रहे हैं? ये कितना हो जाएगा? ये आपका 9.81 हो जाएगा, 10⁻⁴ हो जाएगा,
और ये न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर होगा, यानी ये पास्कल होगा, इसको मेगा पास्कल में चेंज कर लेना। चेंज करोगे तो शायद ए आंसर आएगा। बोलो, आसान क्वेश्चन है, कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आगे बढ़ते हैं। विस्कोसिटी ऑफ द गैस, गैस की विस्कोसिटी किस प्रकार चेंज होती है टेम्परेचर के बढ़ने और घटने के साथ साथ। गैस की विस्कोसिटी टेम्परेचर के बढ़ने और घटने के साथ साथ किस प्रकार चेंज होती है, ये बात हमें समझना है। हाँ सूरज साहनी, बिल्कुल सूरज, बिल्कुल बेटा, मैकेनिकल और सिविल की कंबाइंड क्लास चल रही है जिसमें मैं हाइड्रोलिक्स पढ़ा रहा हूँ, फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ा रहा हूँ। 3 से 4 में एवरीडे फ्लूइड मैकेनिक्स और हाइड्रोलिक मशीन पढ़ाता हूँ, जिसमें कि सिविल और मैकेनिकल दोनों के ही बच्चे आ सकते हैं। और सूरज, बाकी जानकारी के लिए आप मुझे इस नंबर पर हाई करेंगे तो आप मेरे से लगातार संपर्क में रहेंगे। ये मेरा नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप करिएगा इस नंबर पे। तो भैया देखो, विस्कोसिटी ऑफ गैस के बारे में समझो। देखो जरा इस सवाल को समझते हैं। देखो अगर हम विस्कोसिटी की बात करें बच्चों, तो विस्कोसिटी कहाँ पाई जाती है? फ्लूइड में। फ्लूइड कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एक होता है लिक्विड और दूसरा होता है गैस। लिक्विड में जो विस्कोसिटी पाई जाती है उसका विस्कोसिटी का कारण क्या है? यहां विस्कोसिटी का कारण क्या होता है? कोहेसिव फोर्स। मैं डिटेल कर रहा हूं, ध्यान से समझना। और जो गैस में विस्कोसिटी पाई जाती है इसका कारण क्या होता है? मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर, एमएमटी। क्या कारण होता है? एमएमटी, मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर। जब टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो टेम्परेचर बढ़ने की स्थिति में क्या होता है? जो कोहेसिव फोर्स है वो घट जाता है। टेम्परेचर बढ़ने पे जो कोहेसिव फोर्स है वो घट जाता है। कोहेसिव फोर्स घटने के कारण लिक्विड की विस्कोसिटी भी क्या करती है? घट जाती है। लेकिन गैसेस में क्या होता है कि जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं उस कंडीशन में आपका जो मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर है वो भी इंक्रीज करता है, और जिसके कारण आपकी जो विस्कोसिटी है गैस की विस्कोसिटी है वो भी इंक्रीज कर जाती है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन द टेम्परेचर। तो क्वेश्चन नंबर 4 का बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्यों बी सही है, ये बात समझ में आई कि नहीं? बताइए भाई, ये बात पकड़ में आया? बी सही है, क्यों बी सही है, ये बात समझ में आई कि नहीं? 4 का बी क्यों सही है? समर 4 का ए नहीं होगा बेटा, 4 का बी होगा। विस्कोसिटी ऑफ गैस जो होती है वो इंक्रीज करती है तापमान के इंक्रीज के साथ। अगर देखो गैस की बात करोगे ना तो टेम्परेचर बढ़ने पर क्या होता है? एमएमटी बढ़ता है, और एमएमटी ही तो कारण होता है विस्कोसिटी का गैसेस में, इसलिए आपकी विस्कोसिटी भी बढ़ती है। लेकिन अगर आप लिक्विड की बात करोगे, लिक्विड में जो है कोहेसिव फोर्स कारण होता है, तो टेम्परेचर जब बढ़ाते हो तो कोहेसिव फोर्स घट जाता है, इसलिए आपकी विस्कोसिटी भी घट जाती है। समझ में आ गया ना? एक्सप्लेनेशन भी समझ में आ गया। चलो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगी वैसे वैसे क्वेश्चन का लेवल भी आगे बढ़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर स्टेट जेईई एंड ए एग्जामिनेशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस की खूब उम्मीद करिए कि आपके जेईई परीक्षा में आएगी, आता ही आता है। लगाइए सवाल, मैं स्क्रीन से साइड हो जा रहा हूं, ध्यान से पढ़िए। लग तो रहा है यार, नुकसान कर देगा। गरम कैसे कराओगे? गरम कैसे? क्या तुझे नहीं है? क्वेश्चन नंबर 5 बताइए कैसे होगा? स्पीड ऑफ प्रेशर वेव पूछा है ना, बताइए स्पीड ऑफ प्रेशर वेव कैसे निकालेंगे? स्पीड ऑफ प्रेशर वेव, अगर स्पीड ऑफ प्रेशर वेव का फॉर्मूला आपको पता होगा तब तो आप निकाल लेंगे। ये कौन सी स्पीड है? सोनिक है, सबसोनिक है कि सुपरसोनिक है? बताइए हम किस स्पीड की बात कर रहे हैं? सोनिक स्पीड है, सबसोनिक है कि सुपरसोनिक है? जो स्पीड यहां हम निकालने जा रहे हैं वो स्पीड कैसी स्पीड है? सबसोनिक है, सुपरसोनिक है कि सोनिक है?
इसका फॉर्मूला जानते हो तुम लोग क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू अंडर रूट में k बाई रो। बहुत सिंपल फॉर्मूला होता है, क्लासेस में कई बार जहां भी आपने पढ़ा होगा, अगर मेरे से आपने नहीं पढ़ा है तो कहीं ना कहीं तो आपने कोचिंग वगैरह करी होगी, आपको ये आइडिया रहा होगा। k की वैल्यू दी हुई है, कितनी दी हुई है k की वैल्यू? k की वैल्यू दी हुई है 2.2 इंटू 10 टू द पावर, देखो 6 रख सकते हो, लेकिन देखो किलो न्यूटन में दिया है ना, तो 10 टू द पावर 6 इंटू 10 टू द पावर 3 कर दोगे तो न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। तो यहाँ 10 टू द पावर 9 लिख दे रहा हूं। डायरेक्ट मैंने क्या लिख दिया? 9। 9 क्यों लिखा? क्योंकि किलो न्यूटन में दिया है, मैंने किलो न्यूटन को न्यूटन में चेंज कर दिया। समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है। तो ये हो गया अपॉन रो। रो किसका रखोगे बताओ? रो किसका रखोगे? वाटर की बात हो रही है तो रो वाटर का 1000 होता है। तो यहां से सॉल्व करोगे तो v की वैल्यू फटाक से निकल के आ जाएगी। सॉल्व करके मुझे बताओ कितनी आंसर कितनी आई है। बताओ ये क्वेश्चन आपको लगाने में मजा आया कि नहीं? कितना अच्छा क्वेश्चन है, कितना अच्छा, कितना ट्रिकी क्वेश्चन है ना? हाँ, कितना अच्छा क्वेश्चन है। सोचो, एक फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। फार्मूला बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो बहुत खतरनाक होते हैं। फार्मूला बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत खतरनाक होते हैं। खतरनाक क्यों होते हैं? खतरनाक इसलिए होते हैं, खतरनाक इसलिए होते हैं क्योंकि, खतरनाक इसलिए होते हैं क्योंकि अगर वो फार्मूला आपको याद है, अगर वो फार्मूला आपको याद है तो सवाल निकल जाएगा। फार्मूला नहीं याद है तो सवाल की ऐसी तैसी हो जाएगी, एक भी नंबर आप नहीं पाएंगे, आप लगा भी नहीं पाएंगे। ये स्पीड जो होती है सोनिक होती है कि सब सोनिक होती है कि सुपर सोनिक है? मैंने पूछा, किसी ने जवाब ही नहीं दिया। एक ने सुपर सोनिक लिखा है, दूसरे ने भी सुपर सोनिक लिखा है, बाकी लोगों ने लिखना जरूरी ही नहीं समझा शायद। बोलो भाई, दिस इज द सोनिक स्पीड, दिस इज द सोनिक स्पीड। सोनिक स्पीड होती है। कितना आंसर आएगा? 5 का ए आया, बोलो यार। 5 का ए आएगा, 5 का आई थिंक बी आएगा। सॉल्व करो, निकालो से कितना वैल्यू आ रहा है? 5 का बी आएगा ना? हाँ बी आएगा। अरे सवाल अच्छा लगा, कुछ थम्स अप करके बताओगे? मेरे तक पहुंच ही नहीं रहा आप लोग की बातें ही। बहुत स्लो इंटरनेट स्पीड है क्या शायद? बारिश बहुत कल से ही लगातार बारिश हो रही है। आप लोग भी जहां पर हैं वहां पर कैसा मौसम है? बारिश हो रही है कि नहीं? इसीलिए इंटरनेट की स्पीड थोड़ी सी स्लो है। हमारे यहाँ से भी थोड़ी सी दिक्कत नेट की आ रही है, बच्चों के साइड से तो आ ही रही है। हाँ 5 का बी आंसर हो गया। हाँ चलिए आगे बढ़ा जाए। तो 5 समझ में आ गया ना? तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आएंगे, उसके लिए अपने आप को तैयार करके बैठिए। क्वेश्चन नंबर 6 इज अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन है जो अमूमन आपको नहीं दिखता है, तो बड़े ध्यान से लगाइए। मैं स्क्रीन से हट जा रहा हूं, कोई जल्दीबाजी नहीं है, कोई रेस नहीं लगा है यहाँ पे। आराम से लगाइए, मैं स्क्रीन से हट जा रहा हूं। लगा करके बताइए क्या इसका आंसर आएगा। ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और इसका आंसर बताइए। बड़ा क्वेश्चन है इसलिए मैं स्क्रीन से हट गया हूं, पूरा पढ़ लीजिए, पूरा पढ़िए एक बार इसको। बताओ भाई क्या इसका आंसर होगा? प्रेशर के बारे में कहा जा रहा है, सारी बातें प्रेशर के बारे में कही गई हैं। जो लोग अभी इधर क्लासेस लेना शुरू करे हैं उनको, उनके लिए यह पुरानी क्लासेस भी यूपी आर्मी वाली जो हमने ली थी उसको देखिएगा, आपको बहुत समझ में आएगा। नहीं हो रही सर? अच्छा बारिश नहीं हो रही है। सवाल लग रहा है प्रेशर के बारे में? सवाल लग रहा है? बोलो यार, सवाल लग पा रहा है प्रेशर के बारे में कि नहीं लग पा रहा है? क्या कहा जा रहा है? सवाल ध्यान से पढ़ो, क्या रहा है सवाल? सवाल को ध्यान से पढ़ो, सवाल क्या क्या रहा है? सवाल क्या कह रहा है? थैंक यू। सवाल क्या कह रहा है? ध्यान से पढ़ो, छठा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है कि प्रेशर के बारे में कह रहा है इट इज फर्स्ट ऑर्डर टेंसर। क्या कह रहा है? इट इज फर्स्ट ऑर्डर टेंसर। बी में कह रहा है इट इज जीरो ऑर्डर टेंसर। सी में कह रहा है इट इज जीरो ऑर्डर टेंसर। और डी में कह रहा है फर्स्ट ऑर्डर टेंसर। तो भैया पहला तो पहले सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही कुछ लोग धराशायी हो जाएंगे कि सर ये टेंसर क्वांटिटी क्या हो गई।
कितने लोग जानते हैं कि टेंसर क्वांटिटी क्या होती है और कितने लोग जानना चाहते हैं? बताइए, जानना चाहते हैं समझाऊं टेंसर क्या होता है या आप जानते हैं? जानते हो तो मैं आगे बढ़ूं, बोलो बेटा। दूसरी बात कह रहा है कि इट डिपेंड्स अपॉन द ओरिएंटेशन, और दूसरी बात यहां कह रहा है नॉट डिपेंड्स अपॉन द ओरिएशन। तीसरा कह रहा है डिपेंडेंट ऑन द ओरिएशन। चौथा कह रहा है नॉट डिपेंडेंट ऑन द ओरिएंटेशन। यानी कुल मिलाकर के सवाल में प्रेशर के बारे में दो बातें आपसे पूछी जा रही हैं। सर मैकेनिकल प्रेशर तो टेंसर नहीं होता है ना? अब भैया देखिए, टेंसर होता है कि नहीं होता है? यहां कह रहा है जीरो ऑर्डर टेंसर। प्रेशर के बारे में थोड़ी चर्चा चल रही है, बस मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूं, आहिस्ता आहिस्ता जरा समझिएगा, दिल थाम के बैठिए, बहुत कुछ नई चीजें आपको मिल जाएंगी, ठीक है ना? नई चीजें क्या मिलेंगी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। अगर एक्सप्लेनेशन समझ में आ जाए, अच्छी लगे, थम्स अप करके बताना, मैं स्क्रीन देखूंगा। मैं थोड़ा सा 1.5 मिनट तक मैं बोलूंगा, आप चुपचाप रहेंगे। 1-1.25 मिनट के बाद आप स्क्रीन पे थम्स अप करके बताएंगे कि बात आपको समझ में आ गई। देखिए जरा बच्चों, 3 तरह की, देखिए जैसे आप ले लीजिए, अगर एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसको डिफाइन करने के लिए, एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसको डिफाइन करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है। ध्यान से समझिएगा, एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसको डिफाइन करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, जैसे मास है, जैसे डेंसिटी है। एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसको डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड की जरूरत भी होती है प्लस डायरेक्शन की जरूरत भी होती है। ऐसा समझा दूंगा जिंदगी भर, दोबारा कभी भूलेगा नहीं। अपने बच्चों को भी पढ़ा लोगे, बच्चों के बच्चों को भी पढ़ा लोगे। बात समझ में आया ना? सारे खानदान में फिर दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट ध्यान से सुनो मेरी पूरी बात, ठीक है ना? कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, जैसे आपका मास वगैरह है। कुछ क्वांटिटी ऐसी होती हैं जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है, जैसे वेलोसिटी है, जैसे एक्सेलरेशन है। अभी तुम लोग स्केलर वेक्टर मत करना, मैं इसको स्केलर नहीं कह रहा, मैं इसको वेक्टर नहीं कह रहा। मैं क्या कह रहा हूं, बार बार कुछ क्वांटिटी, कुछ नाम ले रहा हूं, कोई नाम नहीं दे रहा, ठीक है ना? ठीक है, तो कुछ क्वांटिटी ऐसी होती है जो सिर्फ मैग्नीट्यूड से आप डिफाइन कर सकते हो। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि मेरा मास 80 kg का है, 80 किलोग्राम का हूं मैं, तो आपसे क्या पूछेंगे कि सर आप 80 किलोग्राम के किस दिशा में हैं? उत्तर में कि दक्षिण में, पूरब में कि पश्चिम में, ऊर्ध्वाधर में कि क्षैतिज में, किस दिशा में है? दिशा से कोई मतलब नहीं है। 80 kg अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है। तो कुछ ऐसे क्वांटिटीज होती हैं जिसको डिफाइन करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए होता है। कुछ ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनको डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ क्या चाहिए होता है? डायरेक्शन चाहिए होता है। और कुछ ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनको डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड भी चाहिए होता है, डायरेक्शन भी चाहिए होता है, तीसरा प्लेन भी चाहिए होता है, प्लेन ऑफ एप्लीकेशन। प्लेन ऑफ एप्लीकेशन का मतलब कि वो किस प्लेन पर कार्य कर रहे हैं। बात समझ में आया? 3 प्रकार की क्वांटिटीज आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पढ़ेंगे अमूमन, पहली, दूसरी और तीसरी। मैं डिफाइन कर रहा हूं, अभी कोई कमेंट करेगा नहीं, अभी हमें यहाँ पे कमेंट की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कमेंट आप तब करिएगा जब आपको ना मजा आना स्टार्ट हो जाए कि गुरुजी ऐसा तो कभी पढ़े ही नहीं थे, ये आपने कैसा जादू दिखा दिया। मैग्नीट्यूड वाला एग्जाम्पल क्या ले लोगे बताओ? इसका उदाहरण क्या ले सकते हो? कुछ भी ले लो यार, मास ले लो। इसका एग्जाम्पल क्या ले सकते हो? अरे वेलोसिटी ले लो, अरे एक्सेलरेशन ले लो। तीसरा एग्जाम्पल क्या ले सकते हो? स्ट्रेस इसका एग्जाम्पल है। स्ट्रेस में प्लेन मैटर करता है बेटा, किस प्लेन पे स्ट्रेस लग रहा है। अगर आपने प्रिंसिपल स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, प्रिंसिपल स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा तो जानते होंगे कि किस प्लेन पर स्ट्रेस लग रहा है। ये मैटर करता है कि उसमें क्या चीजें होंगी, उसको डिफाइन कैसे करेंगे आप। तो स्ट्रेस को आप सिर्फ मैग्नीट्यूड से नहीं डिफाइन कर सकते हो, स्ट्रेस को आप सिर्फ डायरेक्शन से नहीं डिफाइन कर सकते हो। आपको स्ट्रेस डिफाइन करते समय यह भी बताना पड़ेगा कि किस प्लेन पे वो काम कर रहा है। बात समझ में आया? तो स्ट्रेस, इसके अलावा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़े हो ना, आई एक्स एक्स आई वाई वाई, पढ़े हो ना, आई एक्स एक्स आई वाई वाई। तो अलग अलग प्लेन पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग होता है। बात समझ में आया ना? तो देखो ये 3 तरह की क्वांटिटीज हो गई आपके सामने। क्या हो गई? 3 तरह की क्वांटिटीज हो गई।
बात समझ में आया? ऐसी क्वांटिटी, ध्यान से सुनो, मैं स्केलर वेक्टर का कहीं नाम तक नहीं लूंगा और आपको बात समझा दूंगा, लेकिन आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। ऐसी क्वांटिटीज जिनको डिफाइन करने के लिए, ऐसी क्वांटिटीज जिनको डिफाइन करने के लिए, ऐसी क्वांटिटीज जिनको डिफाइन करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, उनको हम लोग बोलते हैं टेंसर ऑफ जीरो ऑर्डर। क्या बोलते हैं? टेंसर ऑफ जीरो ऑर्डर। दीपक, आपके सब सवाल का जवाब दूंगा बेटा, आप थोड़ी देर बाद पूछना मुझसे सवाल, 1 मिनट बाद। पहले मैं समझा दूं ध्यान से। ऐसी क्वांटिटीज, बोलो अब बात समझ में आनी स्टार्ट हो गई होगी। ऐसी क्वांटिटी जिसको डिफाइन करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, उसे हम बोलते हैं टेंसर ऑफ जीरो ऑर्डर। ऐसी क्वांटिटी जिसको डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी की भी जरूरत होती है, उसे हम लोग बोलते हैं टेंसर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। क्या बोलते हैं? टेंसर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। और जिनके लिए मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और प्लेन ऑफ एप्लीकेशन भी चाहिए होता है, उसको हम लोग बोलेंगे टेंसर ऑफ सेकेंड ऑर्डर। बात समझ में आ गया होगा, मुझे लगता है कि आप बोल नहीं रहे हैं, लेकिन आ गया होगा। अब हमें चेक करना है कि प्रेशर कैसी क्वांटिटी है। आओ देखते हैं जरा। प्रेशर के बारे में मैंने आपको जब पढ़ाया था एक दिन, तब भी आपको समझाया था कि प्रेशर कैसी क्वांटिटी है। प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी है, ये सबने पढ़ा होगा, प्रेशर वेक्टर नहीं है। क्यों स्केलर है? क्या प्रेशर में डायरेक्शन नहीं है? क्या प्रेशर में डायरेक्शन नहीं है? है। कैसा डायरेक्शन होता है? प्रेशर हमेशा किसी भी प्लेन के परपेंडिकुलर कार्य करता है। प्रेशर हमेशा किसी भी प्लेन के परपेंडिकुलर कार्य करता है। प्रेशर हमेशा किसी भी प्लेन के परपेंडिकुलर कार्य करता है। प्रेशर हमेशा किसी भी प्लेन के परपेंडिकुलर कार्य करता है। देखो मैंने कितने सारे प्लेन बना दिए, लेकिन जितने प्रेशर बनाया है वो सारे प्रेशर परपेंडिकुलर दिशा में काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि प्रेशर में डायरेक्शन नहीं है, बिल्कुल है, लेकिन उसको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अंडरस्टूड है भैया कि प्रेशर है ना, तो वो परपेंडिकुलर ही कार्य करेगा। प्रेशर में डायरेक्शन है, बट इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू डिफाइन द डायरेक्शन, बिकॉज प्रेशर इज ऑलवेज एक्टिंग इन द नॉर्मल डायरेक्शन टू द सरफेस, माय डियर फ्रेंड्स। अरे बात समझ में आया? बोलो भाई। जीडी सर का नाम गणेश दत्ता ही है, इसको रोज डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। जीडी का फुल फॉर्म ही रखोगे, गणेश दत्ता हो जाएगा। इंडिया को भारत कहते हैं, भारत को हिंदुस्तान कहते हैं, इसको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। हम सब जानते हैं कि हमारे देश का नाम हिंदुस्तान भी है, इंडिया भी है और भारत भी है। प्रेशर में डायरेक्शन है, ये भूल मत करिए कि डायरेक्शन नहीं है डायरेक्शन, बट उसे परपेंडिकुलर ही हमेशा कार्य करता है। तो प्रेशर को डिफाइन करने के लिए क्या चाहिए? बोलो बोलो बोलो, अब मजा आना शुरू होगा, अब मजा आएगा। प्रेशर को डिफाइन करने के लिए क्या चाहिए? आज से क्या बोलोगे? प्रेशर को डिफाइन करने के लिए क्या चाहिए? प्रेशर को डिफाइन करने के लिए चाहिए सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड। और जिसको डिफाइन करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं टेंसर ऑफ जीरो ऑर्डर। बोलो यार। आज से कभी कहना ही मत कि प्रेशर स्केलर है। आज से कहना प्रेशर, आपसे कोई पूछे प्रेशर क्या है, स्केलर की वेक्टर, बोलो हमें नहीं पता, हमें पता है प्रेशर है टेंसर ऑफ जीरो ऑर्डर। उसका मुंह बन जाएगा, अरे यार ये क्या बोल दिया। आज से कोई पूछे प्रेशर क्या है, मत कहना स्केलर है, मत कहना वेक्टर है। प्रेशर क्या है? प्रेशर है टेंसर ऑफ जीरो ऑर्डर। बोलेगा ये क्या है? बोलो कि देखो ऐसा है, प्रेशर को डिफाइन करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए होता है, इसलिए है प्रेशर टेंसर ऑफ जीरो ऑर्डर। बोलो भैया, समझ में आया? मेहनत सफल हुई मेरी? अब कुछ लोग क्या करते हैं ना, इसको स्केलर बोल देते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ महानुभाव क्या करते हैं, कुछ बड़े लोग क्या करते हैं, बड़े लोग, दुनिया में बड़े लोग होते हैं ना, बड़े लोग हमेशा नया काम करते हैं। कुछ इसको स्केलर बोल देते हैं, किसी इसको वेक्टर बोल देते हैं, इसको टेंसर बोल देते हैं। मुझे ये सब बड़ा गलत लगता है। काहे स्केलर वेक्टर टेंसर बोल रहे हो? इन सबको टेंसर बोलो ना। इसको भी टेंसर बोलो, इसको भी टेंसर बोलो, इसको भी टेंसर बोलो। इसको बोलो टेंसर ऑफ जीरो ऑर्डर, इसको बोलो टेंसर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, इसको बोलो टेंसर ऑफ सेकेंड ऑर्डर। जितनी मेहनत से मैंने पढ़ाया उतना अच्छा रिस्पॉन्स आया नहीं। समझ में आया नहीं तुम लोग को? हाँ, सामने वाला नहीं समझेगा क्योंकि वो जीडी सर क्लास थोड़ी कर रहा है। बात समझ में आया ना? बात समझ में आया ना? नमस्ते आलोक जी, नमस्ते।
टेंसर ऑफ जीरो ऑर्डर क्या है, टेंसर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर क्या है, टेंसर ऑफ सेकेंड ऑर्डर क्या है, सारी बातें मैंने एक्सप्लेन कर दी प्रेशर के बारे में। दूसरी चीज कह रहा है, इस सवाल को ध्यान से देखना, तो ये तो क्लियर हो गया कि फर्स्ट ऑर्डर नहीं है, इट इज द फर्स्ट ऑर्डर नहीं है, ये ए गलत हो गया और डी गलत हो गया। अब लड़ाई कहां चल रही है, बी और सी में। लड़ाई बी और सी में चल रही है, आंसर कहीं छुपा हुआ है। कहां छुपा हुआ है, या तो बी में या तो सी में। आइए देखते हैं कहां छुपा हुआ है। दूसरी चीज प्रेशर के बारे में और समझिएगा कि प्रेशर तो हमेशा परपेंडिकुलर ही काम करता है ना, तो वो आपके प्लेट के वेरिएशन पर डिपेंड नहीं करेगा, ओरिएंटेशन पर डिपेंड नहीं करेगा। आप कुछ भी ओरिएंटेशन रखोगे, मैं ऐसे हूं तो प्रेशर ऐसे काम कर रहा है, मैं ऐसे हो जाऊंगा तो प्रेशर ऐसे काम करेगा। प्रेशर हमेशा परपेंडिकुलर ही काम करेगा, तो ओरिएंटेशन पे फर्क ही नहीं पड़ेगा। नहीं फर्क पड़ेगा तो सही आंसर क्या होना चाहिए, इट इज जीरो ऑर्डर टेंसर, सही बात है। एंड नॉट डिपेंडेंट ऑन द ओरिएंटेशन ऑफ द सरफेस, बी पार्ट शुड बी द करेक्ट ऑप्शन। बी इसका आंसर है। ये दुनिया रट करके जाएगी, हमारा बच्चा रटेगा नहीं, समझेगा और किसी मास्टर को भी ढंग से समझा सकता है कि टेंसर जीरो ऑर्डर क्या होता है, टेंसर फर्स्ट ऑर्डर क्या होता है, टेंसर सेकंड ऑर्डर क्या होता है। क्या हमारा बच्चा इस स्थिति में पहुंच गया है, तो बच्चा बताए कमेंट करके, थम्स अप करके बताए। नहीं पहुंचा है बच्चा हमारा, अभी भी कंफ्यूज है, तो ही बताए कि सर हम कंफ्यूज ही हैं और जिंदगी भर कंफ्यूज रहेंगे, आप चाहे कितना मेहनत कर लें। बताओ भाई तुम लोग जल्दी जल्दी बताओ और क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आगे बढ़ो। 6 का आंसर बोलो, 7 की तरफ आगे बढ़ते हैं। बताओ क्या आंसर होगा। बताओ भाई, 7 लगाया जाए, समझ में आया ना, मजा आया। क्वेश्चन नंबर 6 लगा के टेंसर ऑफ जीरो ऑर्डर, टेंसर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, टेंसर ऑफ सेकेंड ऑर्डर, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन पढ़ाऊंगा जब, तब बताऊंगा ये सब क्या होता है, ठीक है ना। बहुत नई नई चीज पढ़ाऊंगा, तब मजा आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 ना एक इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन होता है, और ऐसी कंडीशन में एक फॉर्मूला रट लो। क्या रट लोगे, देखो एक ऑयल दिया है और दूसरा वाटर दिया होगा, मुझे लगता है हर जगह यही चलता है, हर जगह। ये सवाल का टाइप ही याद कर लो, इस सवाल का टाइप ही याद कर लो, ये आपके बड़ा काम आएगा। सवाल का टाइप ही याद कर लो, बड़ा काम आएगा। क्या काम आएगा, रो ऑयल इंटू जी इंटू रो एच इज इक्वल टू रो वाटर इंटू जी इंटू रो एच, सॉरी इंटू रो जी, सॉरी एच ऑयल, रो जी एच वाटर। एच वाटर पूछा है आपसे शायद ना, आपसे क्या पूछा है, एच वाटर ही तो पूछा है शायद आपसे। बोलो बेटा, एच वाटर पूछा है ना, तो देखो जी से जी तो कट ही जाएगा, इसको आप लोग खुद लगा सकते हो, बहुत आसान कैलकुलेशन भी इसमें है, कोई डिफिकल्ट वाली बात नहीं है। तो एच वाटर बराबर कितना हो जाएगा, रो ऑयल गुणित एच ऑयल अपॉन रो वाटर। कितना सिंपल सवाल है यार, पीएसयू में आया है, एई में आया है, एई में आया है, जेई में नहीं पूछ लेगा आराम से। लगाओ तो सही हैं, हाँ एनसीएल में आ गया था ना, आएगा आएगा। अभी कोल इंडिया फिर गेट के थ्रू रिक्रूटमेंट कर रही है, अभी सीनियर सेक्शन इंजीनियर की वैकेंसी आ रही है, वैकेंसी की तो भरमार है भैया, इलेक्शन है ना, खूब वैकेंसी आएगी, निकल लो तुम लोग भी इसी में, ठीक है ना। नेताओं के साथ तुम लोग का भी कल्याण हो जाएगा। रो ऑयल कितना हो जाएगा, देखो 0.9 दिया है, ये स्पेसिफिक ग्रेविटी जहां दिया हो 1000 से गुणा कर दोगे, 1000 से गुणा कर दोगे डेंसिटी निकल के आ जाएगी, इंटू 1000 मल्टीप्लाइड बाई हाइट कितनी दी है ऑयल की 40 मीटर, वेरी गुड, अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है 1000, ये दोनों आपस में मर जाएंगे, 9 चौक 36, 9 चौक 36, 1000 ही दिया है ना, 0.9 इंटू 1000, अच्छा इंटू 40, तो कितना आ जाएगा 36 मीटर आएगा। बोलो भाई सही निकाला मैंने 36, कोई डाउट है, ये 900 हो जाएगा ना,
0.9 इंटू 1000 करोगे तो ये 900 हो जाएगा। तो 900 गुणित्ते 40 मीटर और बटे रो ऑफ वाटर तो 1000 होता ही होता है। बात समझ में आया? ये 3 यहाँ 3 से कट जाएगा, 9 चौक 36, 36 आंसर आ रहा है। सिंपल कैलकुलेशन भी था, कोई डिफिकल्ट नहीं था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट द यूनिट ऑफ प्रेशर? प्रेशर की सही यूनिट क्या है? आई थिंक ए दिख रहा है मुझे, 1 बार इक्वल टू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 8th का आंसर मुझे ए दिख रहा है। आप लोग को क्या दिख रहा है? दिखाइए, बताइए मुझे, बताइए भाई। सबको 8 दिख रहा है? मुझे दिखा 8th, क्या सबको दिखा 8th? चलो 8th कर लो पहले। 8th का आंसर ये होगा ना, ए पार्ट। 8th का ए पार्ट ही होगा। 9th करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। हाई वैक्यूम प्रेशर इज मोस्ट कॉमनली एक्सप्रेस्ड इन। हाई वैक्यूम प्रेशर को कैसे एक्सप्रेस करते हैं? हाई वैक्यूम प्रेशर को कैसे एक्सप्रेस किया जाता है? टॉर में ना। एक टॉर में कितना पास्कल होता है? बताओ भाई, एक टॉर में कितना पास्कल होता है? एनी आइडिया? एक टॉर में कितना पास्कल होता है? पास्कल मतलब न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। पूछ सकता है जेईई वेई में, एक टॉर में कितना पास्कल होता है? कोई बताएगा मुझे? एनीवन कैन टेल मी हाउ मेनी पास्कल इन 1 टॉर? विजय, तुम रोज क्लास नहीं करते क्या? विजय, ठीक है। 9 का सी पार्ट बताओ, एक टॉर में कितना पास्कल होता है? एक टॉर में कितना पास्कल होता है? एक टॉर में कितना पास्कल होता है? 10⁻³ 133.3 पास्कल होता है। तुम लोग जानकारी को करेक्ट किया करो भाई। ये सब क्वेश्चन तो गूगल पे ही तुमको मिल जाएगा, तो गूगल से कर लिया करो। गूगल पे लिखो अभी 1 टार इज इक्वल टू कितने पास्कल। अभी गूगल अंकल बताएगा। गूगल चाचा तो सब बताते हैं, तुम लोग गूगल चाचा के पास जाया करो। गूगल को तो सब पता है। किसको सब पता है? गूगल को सब पता है। क्वेश्चन नंबर 10। मैकलियोड या एमसी लियोड गेजेस का यूज कहां होता है? इससे क्या मेजर करते हैं? ऐसे क्वेश्चन के लिए मैं हमेशा कहता हूं रट लो। ये वाला क्वेश्चन भी क्या है? रट लो, ज्यादा समय नहीं है। रट लो, निकालो कालो मत, रट के बैठो सीधे, डायरेक्ट आंसर लगा के आओ। समझ में आया? इसका आंसर बताओ, क्या इसका आंसर होगा? बोलो भाई, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा? क्या आंसर होना चाहिए 10 का? क्या मेजर करते हैं? एक बच्चा कह रहा है वैक्यूम मेजर करते हैं। वेरी गुड, रट लो रट लो, जो रटने वाला है रट लो। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। तो ये वॉर ही तो है। हाँ, वॉर ही तो है, लड़ाई जीतनी है ना। लड़ाई जीतनी है तो रट लो। चलो आगे बढ़े। सी ऑप्शन इज करेक्ट। 11 पे आते हैं। बताओ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल। सी लेवल पर वायुमंडलीय दाब क्या होता है? वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू कितनी होती है? ये वैल्यू भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट है। 11 का डी ऑप्शन करेक्ट है। हाँ, लव ओवर वॉर बिगिंस। वेरी गुड, तुम सब लोग वही हो। कौन से?
ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी वाले। हाँ, मैं जान गया तुम सब लोगों में एक जो है राजकुमार राव छुपा हुआ है, शादी में जरूर आने वाला। दिखा दो अपने उस राजकुमार राव को और दिखा दो कि तुम जेई बन सकते हो। बोलो भाई, निकालो बाहर अपने अंदर के राजकुमार राव को। चलो क्वेश्चन नंबर 12 करो जरा। क्वेश्चन नंबर 12 करिए। 12 का आंसर क्या होगा? ट्वेल्व का आंसर क्या होगा? मरकरी में कौन सी प्रॉपर्टी होती है? कह रहा है कि बताओ मरकरी में कौन सी प्रॉपर्टी होती है, मरकरी में कौन सी प्रॉपर्टी होती है, कौन सी प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण मेन रीजन, जिसका जो मुख्य कारण है कि इसे हम बैरोमीटर में यूज करते हैं। कहाँ यूज करते हैं? बैरोमीटर में। हम इसे बैरोमीटर में यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं, इसका मेन कारण क्या है, ये जानना चाहता हूं मैं। क्या मेन कारण है? कुछ लोग बता रहे हैं हाँ, वेरी लो वेपर प्रेशर। क्योंकि वेपर प्रेशर, इसीलिए हम वाटर को नहीं यूज करते ना। बोलो भाई, इसीलिए हम वाटर को यूज नहीं करते और वेपर प्रेशर को यूज कर लेते हैं। कारण क्या है? वेरी लो वेपर प्रेशर। मरकरी हैज वेरी लो वेपर प्रेशर। कितना होता है? कोई गूगल पे सर्च कर लेगा, गूगल पे सर्च करके नोट कर लेना कि वाटर कितना होता है, मरकरी कितना होता है, कितना गुना होता है, कितना कम होता है ना। चलो पढ़ो ध्यान से। पूरे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक लाइन का क्वेश्चन है, लेकिन जिसको नहीं समझ में आएगा उसके लिए बहुत डिफिकल्ट है। वो जान ही नहीं पाएगा कि इसका आंसर क्या होगा। है एक लाइन का, सिर्फ एक लाइन का, एक लाइन का क्वेश्चन है, सिर्फ एक लाइन का क्वेश्चन है। सत्यम साहू तुम रोज आया करो भाई, कहाँ रह गए, कहाँ रह जाते हो? तैयारी कर रहे हो ना कि छोड़ दिया जेई की तैयारी? सत्यम, still preparing for JEE examination or not? P absolute is equal to P ATM plus P gauge। P ATM की वैल्यू कितनी दी हुई है? और गेज प्रेशर की कितनी दी हुई है? 1.03 प्लस 25, 26.03 बार। कितना छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन जिसको नहीं पता है वो गड़बड़ कर देगा। 26 ना, सी होगा, बी नहीं सी होगा, गलती से मैंने बी लगा दिया था। जो कभी कभार वाले लोग हैं वो रेगुलर क्लास क्यों नहीं करते हैं? विनय तुम कल नहीं थे शायद। विनय कल थे तुम? कल विनय नहीं था। राम बच्चन तुम भी कल नहीं थे ना, कल थे तुम। राम बच्चन तुम कल थे, अजय तुम थे कल? बताओ भाई, आगे बढ़े 14th नंबर की तरफ। ये तो सिंपल क्वेश्चन आ गया, ये तो सिंपल आ गया ना, 14 सिंपल आ गया, 14 क्वेश्चन सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 14 सिंपल है, 14 के बाद 15 है। फोर्टीन इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। फ्लोटिंग बॉडी का केस है। किसका केस है? फ्लोटिंग बॉडी का। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की बात हो रही है, तो आप जानते हो कि अगर m ऊपर हो g नीचे हो तो स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। मैं सारे ही बता दे रहा हूं। अगर g ऊपर हो m नीचे हो तो अनस्टेबल होता है।
और अगर यम और जी एक ही जगह हो जाए तो न्यूट्रल होता है। एक ही जगह मतलब कोइंसाइड कर जाएं। कोइंसाइड करने का मतलब है कि ए ऑप्शन इसका सही आंसर होगा ना। जी सर, मैं तो बारिश आपको बताया था आजमगढ़, हाँ सही बात है, हाँ तुम थे। समीक्षा, नेटवर्क इशू बहुत हो रहा है बारिश की वजह से। ठीक है, जैसे ही बारिश खत्म होगी नेटवर्क इशू रिजॉल्व हो जाएगा। अब ठीक है, बारिश तो प्राकृतिक घटना है ना, ये तो होगा, तो हमारे बस में थोड़े ना है। क्वेश्चन नंबर 15, नेटवर्क इशू होगा, बारिश होगी, तब समस्याएं आती रहेंगी, लेकिन हम लोग क्लास पढ़ाते रहेंगे, क्लास चलती रहेगी ना। बताओ 15 का आंसर क्या होगा। पूरा स्क्रीन छोड़ देता हूं ताकि पढ़ लो बढ़िया से और आंसर दिया करो। बोलो 15 थोड़ा टहलाएगा, बायोन्सी का क्वेश्चन है, थोड़ा सा टहलाएगा, बताओ क्या होगा। वेट में कमी निकालना पड़ेगा ना, डिफरेंस इन द वेट कितना आएगा। अच्छा क्वेश्चन है ना, अच्छा क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से तो अच्छा क्वेश्चन है ये। डिफरेंस इन द वेट कितना आएगा, 392.4 माइनस 196.2, निकालो कितना आएगा। मुझे लगता है आ जाएगा, 4 में से 2 गए 2.12, 12 में से 6 गए 6, और इधर हो गया 8, 18 में से 9 गए 9, 196.2 ही आएगा क्या इसका डिफरेंस, 196.2 ही आएगा। वाह वेरी गुड, बढ़िया सवाल बनाया इन्होंने। अब क्या करना है, अब करना ये है कि 196.2 के बराबर रो जी वीएफडी रख देना है। वीएफडी ही पूछा है ना, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, वीएफडी ही पूछा है, तो रो की वैल्यू कितनी रख देनी है, 1000, जी 9.81 रख देनी है, और वीएफडी को वीएफडी रख देना है। बोलो यार, तो वीएफडी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वीएफडी की वैल्यू आ जाएगी 196.2 बटे 1000 गुणित 9.81, कितना आंसर आएगा, सॉल्व करो यही आंसर मिलेगा। बोलो भैया, यही आंसर मिलेगा मुझे लगता है। नहीं मिलेगा, यही आंसर मिलना चाहिए। कितना आंसर आ रहा है बताओ। कितना आंसर आ रहा है बताओ बच्चों। कितना आंसर इसका आ रहा है, ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट कि डी पार्ट। बोलो कौन सा पार्ट आंसर है इसका। सी आ रहा है ना, 0.02 आई थिंक मीटर क्यूब। अच्छा क्वेश्चन था कि नहीं बताओ, क्या ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा आपके स्टेट में, स्टेट के जेई में, ए में, क्या ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। अरे ऐसा ही तो आएगा, यही आएगा। एक भी क्वेश्चन ना मेरे लगाए हुए क्लास पढ़ाई हुई क्लास से बाहर नहीं जाएगा। अब देख लेना, ऐसा क्यों कह रहे जानते हो, क्योंकि सब तो पढ़ा दे रहा हूं, सब पढ़ा दे रहा हूं, सारे क्वेश्चंस लगवा दे रहा हूं, कुछ छूट ही नहीं रहा। जेई के क्वेश्चन लगवा दिए, एई के लगवा दिए, गेट के लगवा दे रहा हूं, पीएसयूज के लगवा दे रहा हूं, आड़े तिरछे क्वेश्चन, ऊपर नीचे क्वेश्चन, छोटे मोटे क्वेश्चन, मोटू पतलू क्वेश्चन, डिफिकल्ट क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन, एडवांस क्वेश्चन, बचा ही क्या, कुछ बचा क्या बताओ। एनसीएल जेई में आया था दीपक कुमार, देख लो, इधर मैं पढ़ा रहा हूं, उधर वो लोग क्वेश्चन दे रहे हैं।
ना। यही तरीका ही है किसी चीज को पढ़ने का, किसी एग्जाम को क्रैक करने का, यही तरीका है। सब पढ़ लो, पूछो कहां से पूछना है। आपने देखा उसका, थोड़ा पानी ठंडा है, जो लड़का जो है अभी गोल्ड जीता है, आपने नीरज चोपड़ा का देखा आप लोगों ने? नीरज चोपड़ा ना, नहीं नीरज चोपड़ा, वो देखिए भाला फेंकने के बाद उसका बॉडी लैंग्वेज देखिएगा, उसका रिएक्शन देखिएगा। उसने पलट के देखा भी नहीं कहां तक भाला गया है, उसे क्लियर था कि फोड़ दिया। हाँ, कॉन्फिडेंस ऐसा होना चाहिए। और ऐसा कॉन्फिडेंस कैसे आता है? अटूट मेहनत से, कठिन परिश्रम। परिश्रम से कुछ आए ना आए, आत्मविश्वास तो आता ही आता है। आप घर में रोज झाड़ू लगाओ, रोज सुबह शाम, देखो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि झाड़ू लगाना तो आपको आता ही आता है। आप रोज खाना बनाओ, आपके घर 10 लोग आ जाए तब भी आप बना लोगे, कॉन्फिडेंस आता है ना कि मुझे तो आता ही ये है। आप रोज सवाल लगाओ एग्जाम में, कॉन्फिडेंस आएगा कि सवाल तो हम लगाते ही हैं। सोचो आप रोज सवाल लगाते हो ना, एग्जाम में सवाल आएगा बिल्कुल आपको डर नहीं लगेगा। आपको लगा हम तो रोज तो लगाते हैं यार, सवाल ही तो है। जीडी सर ने हर तरह के सवाल तो लगवाए, न्यूमेरिकल वाले, थ्योरी वाले। तो लोग कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। मुझे नहीं पता कि ये स्टेटमेंट कितना सही है, लेकिन मुझे ये पता है कि प्रैक्टिस करने से आत्मविश्वास बहुत आता है। आप सोचो दुनिया के किसी भी टेक्निकल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो जाओ, आपको मैकेनिकल की कितनी अच्छी पढ़ाई करा दी जाए, लेकिन मोटरसाइकिल आपको चलाने के लिए सीखना ही पड़ता है, प्रैक्टिस करनी ही पड़ती है। कितने विद्वान आप बन जाओ, ऐसी कोई किताब नहीं बनी है जिसको पढ़ करके आप बाइक चलाना सीख लो। आपको बाइक चला के ही बाइक चलाना सीखना आता है। शुरुआत में गिरते ही गिरते हो, आप कितने समझदार क्यों न रहो, लेकिन प्रैक्टिस करते करते, चलाते चलाते, एक समय के बाद जहां ब्रेक लगना है खुद ब खुद गाड़ी वहां पे दब जाता है, पैर या हाथ। जहां रुकना है वहां खुद ब खुद गाड़ी रुक जाती है, जहां बढ़ानी है एक्सीलरेटर वहां अपने आप बढ़ जाता है। हाँ, ये समय के साथ आता है ना, इट नीड्स प्रैक्टिस। ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही। जो बच्चे सिविल के हैं वो अब हमसे विदा ले सकते हैं, अब घर पे अपनी प्रिपरेशन करें, रिवीजन करें। और जो नए बच्चे आ जाए हैं उनको मैं बता दे रहा हूं कि पर डे पर डे क्लास चल रही है। कब चल रही है क्लास? पर डे। कौन सा बैच चल रहा है? यूपी ट्रिपल एससी जेई का बैच चल रहा है। कितना फीस है इसकी? इसकी फी कितनी है? 0 रुपीज। कितनी फीस है? 0 रुपीज। ये बैच कहाँ मिलेगा आपको? यूट्यूब पर। कहाँ मिलेगा? एट यूट्यूब पर। इसमें कौन कौन सी ब्रांचेस की हम लोग पढ़ा रहे हैं? क्या पढ़ाया जाएगा? पूरा मैकेनिकल, पूरा सिविल, पूरा मैकेनिकल, पूरा सिविल। मैकेनिकल की क्लास, सिविल की क्लास कब चलती है? मैकेनिकल कब चलती है? मैकेनिकल चलती है 3 PM to 6 PM, जिसमें 3 से 5 मैं पढ़ाता हूँ एफएम, 3 से 4, और थर्मो 3 से 5, और 5 से 6 पढ़ाते हैं। प्रोडक्शन की क्लास चलती है, शिवेन सर हमारे यहाँ प्रोडक्शन पढ़ाते हैं। सिविल की क्लास चलती है आपकी 1 से 4, जिसमें 1 से 2 में क्या चल रहा है? सॉइल मैकेनिक्स। उसके बाद फिर चल रहा है आरसीसी, फिर एफएम। एफएम वाली क्लास दोनों बच्चे कंबाइंड कर लेते हैं, ये यहाँ से आके जुड़ जाती है, मैकेनिकल सिविल दोनों पढ़ सकते हैं। तो ये सब सारी कहानी है जो आपको बतानी थी, हमने बता दी। हाँ, अब हम लोग थर्मोडायनामिक्स पढ़ेंगे। ओके बच्चों, चलिए जस्ट वेट करिए, मैं स्टार्ट करता हूँ थर्मोडायनामिक्स।
कितने हैं लाइव? 3। तो म्यूट कर दो, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। चलिए भाई, थर्मोडायनेमिक्स वाली क्लास स्टार्ट करते हैं। एक बार सब लोग फिर से शेयर कर दीजिए, ग्रुप वगैरह में फिर डाल दीजिए, ज्वाइन जीडी पांडे सर फॉर थर्मोडायनेमिक्स 4 to 5 at 4 PM डाल दीजिए। आज शिवन जी आ गए हैं तो क्लास वो लेंगे आप मेरी क्लास के बाद। चलो भाई सब लोग शेयर कर दो, क्लास शुरू करते हैं थर्मोडायनेमिक्स की। पहला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर है, जवाब देना आप प्रारंभ करिए। सवाल बहुत आसान है। इफ फ्लूइड एक्सपेंड्स सडनली इनटू वैक्यूम, सारा जो गेम है वो कहाँ सेट हो रहा है? इस शब्द पर, जिसका नाम है सडनली। अगर ये न होता तो कुछ भी न होता, यानी ये न होता तो कुछ भी होता, लेकिन ये फ्री एक्सपेंशन तो ना होता। फ्री एक्सपेंशन में ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, सडनली। अगर सडनली न हो तो फिर ये फ्री एक्सपेंशन ना कहलाता। ना? तो फर्स्ट का आंसर क्या होगा? फ्री एक्सपेंशन। अच्छा एक बात बताओ, ये सडन अगर ना हो तो क्या हो सकता है? तब फ्री एक्सपेंशन नहीं होगा ना। किसी दिन मैंने फ्री एक्सपेंशन पे पूरा एक ना वीडियो बना के डाला हुआ है मेरे यूट्यूब पर, उसको आप देखना, आपको जानकारी मिल जाएगी फ्री एक्सपेंशन क्या होता है। आइए देखते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या क्या चीजें बताई गई हैं। इनेबल्स द डिटरमाइन चेंज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। बात तो सही है, बात तो सही कहा जा रहा है। बोलो यार, आप क्वेश्चन पढ़ लो एक बार ध्यान से। बोलो भाई, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड का आंसर क्या लग रहा है आपको? सेकंड का आंसर क्या होगा बताओ? देखो एक एक स्टेटमेंट को पकड़ो ना। पहली बात तो सही कह रहा है, डज नॉट हेल्प टू प्रोडक्ट विदर द सिस्टम विल और नॉट अंडरगो एनी चेंज। प्रोडक्ट नहीं, यहां प्रेडिक्ट होगा। बात तो सेकंड भी सही कह रहा है। डज नॉट इनेबल डिटरमिन चेंज इन एंट्रोपी, सही कह रहा है। एंट्रोपी तो सेकंड लॉ की बात है, यानी डी इसका आंसर होना चाहिए। ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, तो करेक्ट आंसर इज डी पार्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी? निम्न में से कौन सी प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव नहीं है? नॉट एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। बताओ भाई, जब भी ना एक्सटेंसिव नहीं है, एक्सटेंसिव नहीं है, इसका मतलब किसके बारे में बात कर रहा है? इंटेंसिव के बारे में बात कर रहा है। एक्सटेंसिव की बात नहीं कर रहा, मतलब किसकी बात कर रहा है? इंटेंसिव की। जब भी इंटेंसिव की बात करें ना, जब भी ये इंटेंसिव की बात करें, कभी भी कोई प्रॉपर्टी अगर इंटेंसिव की बात करें
तो सबसे पहले खोजना कि डेंसिटी दिया है क्या, मिल जाएगा। नहीं दिया है डेंसिटी तो खोजना कोई स्पेसिफिक प्रॉपर्टी दिया है क्या। स्पेसिफिक प्रॉपर्टी मतलब जिसके नाम के पहले स्पेसिफिक लगा हो, उसके बाद कुछ और खोजना। इन दोनों में ही पूरा चांस है कोई न कोई मिल जाएगा। जैसे देखो यहां मिल गया कि डेंसिटी इंटेंसिव है, ये एक्सटेंसिव नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर डी पार्ट आ गया। टेम्परेचर ऑफ स्टीम एट अराउंड 540 डिग्री सेंटीग्रेड कैन बी मेजर्ड बाई। स्टीम का टेम्परेचर नापना है, हो सकता है कहीं पे बहुत ज्यादा तापमान हो स्टीम का, कोई भी केस लिया होगा इन्होंने। स्टीम है इनके पास, जिसका तापमान है कितना, 540 डिग्री सेंटीग्रेड। कह रहे हैं किससे नापेंगे, ये सारे वो चीजें हैं जिससे हम टेम्परेचर नापते हैं, इन सारी चीजों से हम टेम्परेचर नापते हैं। तो कौन सा यूज करेंगे 540 डिग्री सेंटीग्रेड को नापने के लिए। दीपक कह रहा रेडिएशन पायरोमीटर, यानी बी। और लोग बताएं। पायरोमीटर वेरी हाई टेम्परेचर नापता है, बहुत ज्यादा। पायरोमीटर कहां यूज होता है, बहुत बड़ा कोई तापमान है, 540 कोई बहुत बड़ा तापमान थोड़े ना है, रेडिएशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप इसका टेम्परेचर थर्मोकपल से नाप सकते हैं। यू कैन मेजर दिस टेम्परेचर विद द हेल्प ऑफ थर्मोकपल। वही थर्मोकपल जो किस पे काम करता है, सीबेक इफेक्ट पे काम करता है। किस पे काम करता है, सीबेक इफेक्ट पर। बात समझ में आया ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ज्यादा सही आंसर डी पार्ट है, ज्यादा सही आंसर डी है। आंसर तो आपका बी भी सही है। थर्मोकपल किस पे काम करता है, संदीप कुमार। संदीप आज पहली क्लास है क्या आपकी, पहले कभी नहीं देखा आपको। फोटो देखें जरा, फोटो से भी पहचान में नहीं आ रहे हैं। जो पहली क्लास वाले हैं ना, वो मेरे नंबर पे व्हाट्सएप जरूर किया करो, इस नंबर पे हाय हेलो भेजा करो। 9454153570। चलो क्वेश्चन नंबर 5 लगाओ। हाँ, थर्मो वाली क्लास में थोड़ा सा आप लोग एनर्जेटिक और रहा करिए, थम्स अप वगैरह करके बताते रहिए कि आपको बात समझ में आ रही है। 5 लगाओ। मैंने थोड़ा साइड हो गया हूं, मैं आपको साफ साफ दिख पाए। पूरा क्वेश्चन ना ध्यान से पढ़ना। ये क्वेश्चन ऐसे झटके में ना ए पार्ट बी पार्ट वाला नहीं है, क्वेश्चन पूरा पढ़िए ध्यान से। अच्छा क्वेश्चन है, जेईई एग्जाम का आएगा तो 60% जनता या 80% जनता फंस जाएगी, बता रहा हूं मैं। 100 में 20 ही लोग अटेम्प्ट करेंगे, 10 सही निकालेंगे, बाकी 10 गलती कर देंगे। आप उस 10 में आना चाहते हैं, बहुत पढ़ के अच्छे से लगाइए। What is the velocity of steam at the exit of steam whistle? स्टीम जो है, भाप निकल रहा है विसल से, तो सीटी नहीं होती है, विच इज परफेक्टली इंसुलेटेड। परफेक्टली इंसुलेटेड का मतलब है कि Q इज इक्वल टू 0 दे दिया, Q इज इक्वल टू 0 दे दिया। स्टीम विसल का मतलब क्या है, स्टीम विसल का मतलब है ऐसी होती है स्टीम विसल, और यहां से स्टीम निकल रही है, यानी कि स्टीम इन भी हो रही है, स्टीम आउट भी हो रही है। यानी यहां क्या हो रहा है, यानी यहां मास फ्लो हो रहा है। अगर यहां मास फ्लो हो रहा है तो ये कैसा सिस्टम है, ये ओपन सिस्टम है। तो इस सवाल को लगाने के लिए कौन से इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी, dq बराबर du प्लस dw का काम पड़ेगा, कि ओपन फ्लो वाला जो इक्वेशन है SFEE, क्या लगाओगे,
ओपन सिस्टम है ना, तो कौन सा इक्वेशन लगाओगे इस सवाल को लगाने के लिए? इस सवाल को लगाओगे आप SFEE लगा करके। क्या होता है SFE? बोलो, याद है? परफॉर्म डज नॉट परफॉर्म एनी वर्क। देखो कितना अच्छा दे दिया है, W की वैल्यू 0 दे दी है, एंड अंडर गोज अ ड्रॉप ऑफ 0.2 किलो जूल पर केजी इन इंथैल्पी। इंथैल्पी में इतनी इसकी कमी आती है वो भी बता दिया है। तो बताओ इसमें वेलोसिटी निकल जाएगा। क्या लगाओगे? SFEE। कुछ लोग आंसर बताने लगे, बताओ। बहुत तेज हो भैया तुम लोग, बहुत तेज। वेरी गुड, वेरी गुड। बोलो कैसे लगाओगे? H1 प्लस V1 स्क्वायर बाई 2 प्लस GZ1 प्लस Q इज इक्वल टू H2 प्लस V2 स्क्वायर बाई 2 प्लस GZ2 प्लस W। ये फॉर्मूला तो सबको याद ही होगा स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन का। इस फॉर्मूले में क्या जीरो कर दोगे? V1 को जीरो मान सकते हो आप, तो ये पूरा जीरो हो जाएगा। Z1 बराबर Z2 मान लेना, तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। कौन सा? ये वाला। W जीरो है दिया है सवाल में, Q जीरो है, Q जीरो है दिया है सवाल में। क्या बचेगा? बचेगा H1 इज इक्वल टू H2 प्लस V2 स्क्वायर बाई 2। V2 की वैल्यू निकालोगे तो अंडर रूट में 2H1 माइनस H2 आएगा। तब मुझे रटा हुआ है, क्योंकि मैं बार बार पढ़ा रहा हूँ, ये चीजें आपको भी रट जाएगा अगर बार बार सवाल लगाओगे तो। कंफ्यूज नहीं होने का, टेंशन नहीं लेने का, सर को सब रटा हुआ है, हम लोग कुछ आता ही नहीं है। आप बार बार सवाल लगाएंगे तो आपको भी हो जाएगा, आपको भी रट जाएगा। मुझे पहले कुछ आता ही नहीं था, ये पढ़ाते पढ़ाते आया है सब। तो इसमें वैल्यू पुट करोगे तो 20 आंसर आएगा। बोलो भैया, पुट कर लोगे ना? ये सवाल समझ में आया? मैं स्क्रीन से हट रहा हूं, पूछ रहा हूं, बताओ। पूरा बोर्ड देखो भर गया। सवाल समझ में आया कि नहीं आया? बोलो बच्चा लोग, सवालिया समझ में आई कि नहीं आई? आसान सवाल है, लेकिन नहीं समझ में आएगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। एग्जाम में ना बिल्कुल कुछ कर नहीं पाओगे। अच्छा सवाल है ना, अच्छा सवाल है। आपको ऐसे सवाल लगाने चाहिए, मैक्सिमम लगाने चाहिए। हाँ बेटा, टेस्ट सीरीज चालू हो जाएगा बिल्कुल यथाशीघ्र, नहीं बल्कि अतिशीघ्र चालू होने वाला है। हमारा ऐप का कुछ था सर्वर का इशू, जो रिजॉल्व लगभग हो चुका है। बहुत जल्द इस वीक में हम लोग टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर देंगे। बिल्कुल, हमें बहुत चिंता है टेस्ट सीरीज की, खुद ही बहुत जल्द स्टार्ट करेंगे। प्रभात कैसे हो भाई? ऐप पर टेस्ट कब से होगा सर? बहुत जल्दी बेटा, 2-4 दिन के अंदर स्टार्ट हो जाएगा। प्लीज़ सर एक बार और बता दीजिए। इस सवाल को और बता दें? देखो बेटा, सबसे पहले सवाल लगाने से पहले ये देखा करो कि सवाल किस फार्मूले से लगेगा। सबसे पहले ये देखा करो कि सवाल किस फार्मूले से लगेगा। चूंकि देखो ये विसल दिया है ना, विसल का मतलब है कोई स्टीम, किस सीटी से स्टीम निकलेगा, तो यहाँ मास क्या करेगा? इन करेगा, और बाहर निकलेगा तो मास क्या करेगा? आउट करेगा। जहां मास फ्लो होता है, जहां मास फ्लो होता है सतीश, वो सिस्टम होता है ओपन सिस्टम। क्या होता है? ओपन सिस्टम। ठीक है ना? और ओपन सिस्टम को सवालों को लगाने के लिए हम जिस फार्मूले का यूज करते हैं, उस फार्मूले का नाम है स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। हम जिसका यूज करते हैं उसका नाम क्या है? स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। क्या होता है स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन? होता ये है कि अगर इसे सेक्शन 1 मान लें, इसे सेक्शन 2 मान लें, यहाँ लगाएं तो आएगा H1 प्लस V1 स्क्वायर बाई 2 प्लस GZ1 प्लस Q इज इक्वल टू H2 प्लस V2 स्क्वायर बाई 2 प्लस GZ2 प्लस W। अब देखो बच्चा, करना क्या है सतीश, समझो आप बात को ध्यान से। V1 की वैल्यू को लेट V1 इज इक्वल टू 0। 0 क्यों माना? हमने मान लिया कि यहाँ से स्टीम तो एंट्री कर रहा है, बहुत कम होगा, यहाँ से तो बाहर निकल रहा है तो तेजी से जाएगा। ठीक है, तो इसकी V2 की अपेक्षा में V1 बहुत कम है, V2 की अपेक्षा में V1 बहुत कम है।
आप सोचो ना, सिटी से जो चीज बाहर निकलेगी बहुत तेजी से जाएगी ना। जैसे आप अपने घर से बाहर निकलते हो, जैसे आपका ये घर है, सतीश ध्यान से समझो, आपका ये घर है, घर की बालकनी है, घर की गैलरी है, और आपको अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाना है। कहाँ जाना है? अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाना है। तो पापा से तो एकदम बच के जाते हो, धीरे से जाते हो ना। यहाँ से आप देखो बिल्कुल धीरे धीरे जा रहे हो, V1 पे आप बिल्कुल धीरे धीरे जा रहे हो, लेकिन जैसे ही घर के बाहर निकलते हो तब तो आप बिल्कुल रॉकेट हो जाते हो ना, जल्दी से पहुंचना है गर्लफ्रेंड से मिलने। समझ में आया ना? तो वैसे ही V1 की अपेक्षा में V2 बहुत ज़्यादा होता है। भाई आपकी चाल घर के अंदर और आपकी चाल चौराहे पर, दोनों में देखो कितना अंतर है। आप कैसे भागते हो, कैसे दौड़ते हो, घर में आप डरे डरे रहते हो, पापा देख लेंगे। समझ में आया ना? तो वैसे ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, V2 की वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो V1 को 0 कर दिया। और अगर Z1 को Z2 मान लें तो GZ1 बराबर GZ2 हो जाएगा। तो देखो इधर भी है और इधर भी है, कट जाएगा, यानी ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। और अगर इसको 0 करोगे तो ये तो 0 ही हो जाएगा। कह रहा है कि जो विसल है वो इंसुलेटेड है, सवाल में दिया है इंसुलेटेड है, दिया है तो इंसुलेटेड का मतलब है कि किसी प्रकार के हीट का आदान प्रदान नहीं होगा, किसी प्रकार के हीट का आदान प्रदान नहीं होगा, Q 0 हो जाएगा। कह रहा है कोई वर्क नहीं कर रहा है तो W 0 हो जाएगा। अब क्या क्या बचा? अब बचा H1, ध्यान से देखो यहाँ H1 बचा, इज इक्वल टू H2 प्लस V2 स्क्वायर बाई 2। इसको सॉल्व करोगे तो V2 की वैल्यू आएगी 2H1 माइनस H2 ना, यही आएगा। बोलो भाई, अब वैल्यू पुट करना है, आंसर निकाल लेना। 6 द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम Cp माइनस Cv की वैल्यू क्या होती है एयर के लिए? तो Cp माइनस Cv नहीं, रेशियो पूछा है ना, Cp अपॉन Cv। Cp अपॉन Cv की वैल्यू एयर के लिए क्या होती है? देखो Cp अपॉन Cv क्या होता है, गामा होता है, और गामा की वैल्यू एयर के लिए कितनी होती है? 1.4। और गामा का एक नाम और देते हैं हम लोग ना, गामा को हम बोलते क्या है? इसको हम बोलते हैं एडियाबेटिक इंडेक्स। क्या बोलते हैं? एडियाबेटिक इंडेक्स। गामा की वैल्यू होती है 1.4 एयर के लिए, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 का ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट पार्ट। हाँ, बराबर वाली नस पकड़े हैं ना। सही कर रहे हैं, नहीं सही कर रहे हैं? जब तुम लोग घर में रहते हो ना, अभी गर्लफ्रेंड से मिलने जाना हो और घर में ये गैलरी हो, यहीं से होके जाना है, तो ऐसे जाओगे पापा के सामने कि लगेगा कि बिल्कुल वो वाला जो गाना नहीं है, मेरे पाँव में मेहंदी लगी है, हाँ मैं चल नहीं सकता, एकदम बचा बचा के धीरे धीरे जाओगे, पापा जान ही नहीं पाए। और जैसे ही दरवाजा क्रॉस किया उसके बाद तो देखो जो भन्न से जाओगे ना चौक में, सिविल लाइंस में, लेकिन पूछो मत। तो वही काम थर्मोडायनेमिक्स में भी होता है। जब स्टीम घुसेगी यहाँ पे ना तो V1 की वैल्यू कुछ ना कुछ मिलेगी, लेकिन जब बाहर निकलेगी तब तो वो स्वतंत्र है ना, चाहे जहां घूमे, तो V2 बहुत ज्यादा मिलेगा। ऐसा नहीं कि V1 नहीं है, V1 है, लेकिन V2 की तुलना में V1 बहुत छोटा है, इसलिए V1 को 0 मान लेते हैं। समझ में आया ना? तुम लोग की सारी नस हम पकड़ के बैठे हैं, हमको पता है तुमको कौन सा एग्जाम्पल कहाँ समझ में आएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताओ, 7 का आंसर बताओ। Which one of the following phenomena occurs when gas in a piston cylinder assembly? ये बहुत अच्छा सवाल है, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। अच्छा सवाल क्यों जानते हो? क्योंकि कॉन्सेप्ट है यार, इसमें कॉन्सेप्ट है ये ना, मतलब ये सवाल रट के जाने वाले लोगों के ऊपर धिक्कार है। ऐसे लोग जो इस सवाल को भी रट के जाते हैं, उन्हें पढ़ाई लिखाई छोड़ देनी चाहिए और कम से कम थर्मोडायनामिक्स तो नहीं पढ़ना चाहिए। फ्री एक्सपेंशन नहीं होगा, फ्री एक्सपेंशन होगा जब जॉब नहीं लगेगी तब पापा ऐसा भगाएंगे ना कि तो तुम घर से निकलोगे, कहेंगे जाओ बंबई कमाओ, और तुमको जूता से मार के भगाया जाएगा, तब फ्री एक्सपेंशन होगा। फ्री एक्सपेंशन में एक काम होता है ना सडन, वहां क्या होता है? सडन इनलार्जमेंट होता है ना, अचानक से एक दिन जो है पिताजी गुस्सा होते होते अचानक से अपना जो है जूता निकालेंगे और तुम लोग को
बिल्कुल सडनली भगाएंगे, जाओ बेटा तुम अब बम्बई और कमाओ धमाओ, तुमसे जेई की तैयारी नहीं हो रही है। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप सीरियसली प्रिपेयर कर लो, ठीक है ना। कुछ है नहीं, बहुत आसान होता है एग्जाम क्रैक करना, आप लोग क्रैक करना ही नहीं चाहते हो। मैं हमेशा बोलता हूं एक चीज कि सफल सिर्फ वही व्यक्ति नहीं हो सकता जिसने ये तय कर लिया है कि तुम कुछ भी कर लो मैं सफल नहीं होऊंगा। अगर आपने थोड़ा सा भी मन बनाया है, 5% भी आपकी इच्छा है कि हम जेई बन जाएंगे, इवन 1% भी आपकी इच्छा है कि हम जेई बनना चाहते हैं, आप विश्वास मानिए आप बन जाएंगे। सिर्फ उसी स्थिति में आप नहीं बन पाएंगे जबकि आपने मन ही नहीं बनाया, आपके मन में है ही नहीं जेई के लिए, आपने सपना देखा ही नहीं, आप दूसरों का देख के इंस्पायर हो गए हो कि कोई जेई बन गया तो आपने सोचा कि सब बन रहे गुरु हम भी बन लेते हैं। तो इस तरह की विचारधारा अगर आपकी है तो ही आप नहीं बन पाओगे। अगर आपके मन में है कि अपन को बनना है यार, चाहे जो हो जाए ना, एक बार उस कुर्सी पे बैठना है जहां सामने लोग हमसे डील करने आएंगे, कहेंगे जेई साहब क्या हाल चाल है, तो आप बन जाएंगे श्योर। देर बनेंगे, सबेर बनेंगे, लेट बनेंगे, जिस डिपार्टमेंट में चाहते हैं वहां नहीं बनेंगे, कहीं और बनेंगे, ऐसी समस्याएं आ सकती हैं, लेकिन बनेंगे जरूर, ये मैं एकदम श्योर कह सकता हूं। मैंने किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं देखा जो वो बनना चाहता हो और उसके अनुरूप वो मेहनत करता हो और वो न बन पाया हो। तो थोड़ा आगे बनेगा, थोड़ा पीछे बनेगा, थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाएगा, लेकिन बनेगा 110% में कोई दो राय नहीं है। मैंने किसी को नहीं देखा। सही बात है, ऐसे बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं जिनको कुछ नहीं आता है, ये बात एकदम करेक्ट है, लेकिन उनके भाग्य में लिखा है ना, भाग्य के लिखे को ना आप मिटा थोड़े सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि मेहनत करने वाला नहीं बनेगा। देखो एक फंडा होता है, एक कॉन्सेप्ट देखो है, देखो एक है आपका हार्ड वर्क जिसपे मैं बिलीव करता हूं, ये मेरा अपना व्यक्तिगत सोच है। दूसरा है लक, मतलब लक जो है ना वो डेफिनेटली फैक्टर है। आप ये सोचो कि भाग्य नहीं होता, बिल्कुल होता है, लेकिन हार्डवर्क और लक का जो सम है वो 100 है, और 100 माने सिलेक्शन, 100 से ही क्या होना है, सिलेक्शन। 100 नंबर पाओगे सिलेक्शन आपका हो जाएगा। अब आप हार्डवर्क और लक को जोड़ते हैं तो 100 आता है। अब देखो 100 पूरा होना है, 100 से 99 हुआ तो वो बंदा सिलेक्शन नहीं होगा, यानी वो सक्सेसफुल नहीं होगा। चाहे सक्सेस ले लो, सिलेक्शन कहो चाहे सक्सेस कहो। अब दिक्कत ये है ना, किसी किसी का लक जो होता है, किसी किसी का, मान लो एक व्यक्ति है रामलाल, अब रामलाल का लक है 95, रामलाल का लक है 95, उसने हार्डवर्क किया 5, टोटल 100 हो गया, वो सिलेक्ट हो गया। अब दूसरा एक व्यक्ति है, वो है श्यामलाल, श्यामलाल श्यामलाल एकदम जो है, श्यामलाल जो है वो क्या कर रहा है, उसने देखा कि रामलाल ने कितना हार्डवर्क किया 5, तो वो भी 5 करके बैठा हुआ है कि हम भी उतना ही मेहनत करेंगे जितना रामलाल कर रहा है। रामलाल का लक कैसा था उसको नहीं पता है, उसके हाथ की लकीरों में क्या लिखा है कौन जानता है। और श्यामलाल का लक 5 था, तो टोटल योग इनका कितना बना 10, और सिलेक्शन होगा 100 पे। ये जिंदगी भर रामलाल को देखते रहेंगे और कभी उससे ईर्ष्या करेंगे, कभी उस पर गुस्सा होंगे, कभी खुश होंगे, जिंदगी भर उदाहरण देंगे, अरे कुछ नहीं होता मेहनत करने से, देखो ना रामललवा को, मेहनत नहीं की तब भी नौकरी मिल गया, जिंदगी भर कहते रहेंगे। ये नहीं कहेंगे कि जानेंगे कि उसका योग 100 हो गया था जो उसको चाहिए था, आपका भी 100 हो सकता था, बस आपको यहां 95 लाना था। ये 110% श्योर है कि 100 पे सिलेक्शन लिखा है, सक्सेसफुल होना लिखा है। आपके हाथ में भाग्य में नहीं है तो मेहनत को बढ़ा दो, और भाग्य में है तो जल्दी मिल जाएगा। तो ये सारा खेल है, और इस खेल के बीच सबसे जो मजेदार बात है वो ये है कि लक वाला फैक्टर हमको पता नहीं है कितना है, इसलिए जो चीज नहीं पता है उस पर कम विश्वास करिए, और जो चीज पता है उस पर ज्यादा विश्वास करिए। कुछ बच्चों ने लिखा है, पढ़ लेते हैं। अगर किस्मत से नहीं बात बनती है तो मेहनत तो पक्का बनेगी बात, श्योर बनेगी बात, एकदम 100% श्योर है, कोई दो राय नहीं है। देखो कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं, कहा जा रहा है कि भैया ऐसा है कि गैस जो है पिस्टन में एक्सपैंड कर रही है, कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना, इस सवाल में ये काम आएगा।
कुछ दिखेगा नहीं, लेकिन मैं बता दूंगा कि क्या हो रहा है। बात समझ में आया ना? कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन मैं बता दूंगा कि क्या हो रहा है। जैसे इस कमरे में पढ़ा रहा हूं, इस कमरे में पढ़ा रहा हूं, अभी इस कमरे में पढ़ाते पढ़ाते मुझे एकदम ठंड लगने लगे, और मैं एक जो है ब्लैंकेट ओढ़ लूं, या फिर मैं गर्म कपड़े पहन लूं, या फिर मैं शॉल ओढ़ लूं, ऐसा कुछ मैं कर लूं अगर इस कमरे में, या मुझे ठंड जैसा लगे, आपको महसूस हो जाए, तो आप तुरंत समझ जाओगे कि वहां का टेम्परेचर जहां सर हैं इस समय वो काफी डाउन है। क्या मैंने बताया आपसे? नहीं। क्या आप यहां थर्मामीटर लेके आए हैं? नहीं। आप मेरे को देख के जान जाओगे कि जरूर वहां पे तापमान कम है। या मैं पढ़ा रहा हूं, मेरे को पढ़ाते पढ़ाते पसीना होने लगे, आप तुरंत जान जाओगे कि ऐसा है, लगता है वहां गर्मी बहुत है, सर का एसी नहीं काम कर रहा है। बात समझ में आया ना? तो वैसा ही ये सवाल है, उसी तरह का ये सवाल है। कह रहा है कि भैया ये बताओ कि पिस्टन सिलेंडर असेंबली में पिस्टन एक्सपेंड कर रहा है। पिस्टन क्या कर रहा है? एक्सपेंड कर रहा है। पिस्टन क्या कर रहा है? एक्सपेंड कर रहा है। which one of the following phenomena occur when a gas in a piston cylinder assembly expands reversibly at constant pressure? प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर में कोई चेंजेस नहीं है, लेकिन वो एक्सपेंड कर रहा है। प्रेशर कांस्टेंट का मतलब समझते हो? पहले समझो कि जो प्रेशर कांस्टेंट कह रहा है उसका मतलब क्या है। डेप्थ में पढ़ो यार, डेप्थ में पढ़ो ताकि ना मजा लूटो उस कॉन्सेप्ट का। प्रेशर कॉन्सेप्ट का मतलब यह है कि सिलेंडर पिस्टन असेंबली को जब बनाया गया था, सिलेंडर पिस्टन असेंबली को जब बनाया गया था, तो इस पर जो भी लोड अप्लाई कर दिया गया, 1 न्यूटन 2 न्यूटन जो भी लोड अप्लाई कर दिया गया, वही लोड लगा हुआ है, वही लगा हुआ है। इस पर यह सेट कर दिया गया था। अचानक से यह हुआ कि यह ऊपर जाने लगा। अब समझ नहीं आ रहा कि ऊपर क्यों जा रहा है। ऊपर जाने का मतलब है कि कहीं ना कहीं से हीट सप्लाई हो रही है। क्या सप्लाई हो रही है? हीट सप्लाई हो रही। अगर प्रेशर कांस्टेंट होने के बाद ये एक कंडीशन में और ऊपर जा सकता है। कब? जबकि इस पर से लगे हुए वेट हटा लीजिए ना भाई। आपने 2 न्यूटन का लगाया, मान लो ये वाला है, मान लो ये वाला है, ये वाला है 10 न्यूटन। समझ में आया हो थम्स अप करके बताओ। ये है 5 न्यूटन, ये है 2 न्यूटन, और हीट वेट कुछ नहीं दे रहे हैं, कुछ नहीं दे रहे हैं, हीट वेट कुछ नहीं दे रहे हैं। 2 न्यूटन का जो ये है इसको रिमूव कर दिया, हटा दिया, क्या अभी ऊपर नहीं जाएगा? जाएगा। बट इस कंडीशन में हीट नहीं सप्लाई हो रही है, क्या ऊपर नहीं जाएगा? जाएगा। लेकिन क्या इस कंडीशन में हीट सप्लाई हो रही है? नहीं। इसको फिर हटा दिया, क्या ऊपर नहीं जाएगा? जाएगा। बोलो यार, ऊपर से रिलीज करोगे जाएगा ना? जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा ऊपर। क्या हीट सप्लाई कर रहे हो? नहीं कर रहे हो। लेकिन इसीलिए सवाल में इसीलिए बड़ा बड़ा इसने लिख दिया। क्या लिख दिया? कि भैया जो सारा घटनाक्रम हो रहा है ना, उस पूरे घटनाक्रम में एक बात का ध्यान रखिएगा कि प्रेशर कांस्टेंट है। अगर कांस्टेंट प्रेशर पर कोई चीज ऊपर जा रही है, इसका मतलब वहां पे क्या सप्लाई हो रहा है? हीट सप्लाई हो रहा है। समझ में आ गया? बोलो भैया क्या आंसर होगा? हीट इज एडेड टू द सिस्टम, 7 का ए पार्ट। बहुत सारे दिल आ गए, हार्ट आ गए। समझ में आ गया? मजा आया क्या आप लोग को? बोलो, मजा आया? थर्मोडायनेमिक्स इतना प्यारा सब्जेक्ट है ना कि आपको इसकी फीलिंग डेवलप हो जाए तो दिखने लगता है। आप मेरे से पूरी थर्मो पढ़ेंगे, एक समय के बाद आपको सिलेंडर पिस्टन दिखने लगा कि चल रहा है, ऊपर गया, नीचे गया, अच्छा हीट दिया, नहीं दिया। जिस दिन दिखने लग गया ना, उसी दिन समझो कि थर्मो समझ में आनी शुरू हो गई। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, सिंपल सा क्वेश्चन है। एट बताओ। 8, अरे 8 तो कुछ है ही नहीं। टोटल हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम Q इज इक्वल टू यम सी वी डेल्टा टी। डेल्टा टी का मतलब क्या है? T2 माइनस T1। क्या आंसर हो जाएगा? डी पार्ट। सीधे फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूला है। ये सब भी जरूरी है ना, भूल ना जाए इसलिए। स्पेसिफिक इंथैल्पी इज एन, कह रहा है स्पेसिफिक इंथैल्पी कैसे
किस प्रकार का प्रॉपर्टी है? स्पेसिफिक लग गया बस, कुछ देखना ही नहीं है। स्पेसिफिक लग गया बस, इंटेंसिव हो गया, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, इंटेंसिव है। लेकिन देखो इंटेंसिव 2 दिया है, लड़ाई कहाँ चल रही है? सी और डी पार्ट में। तो स्पेसिफिक का मतलब क्या है कि इंथैल्पी अपॉन मास किया होगा ना इन्होंने, इंथैल्पी अपॉन मास, क्योंकि स्पेसिफिक वैल्यू निकाल रहे हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? डी पार्ट, किलो जूल पर केजी, 9 का डी पार्ट। सिंपल है, सिंपल। अब तुम लोग फटाफट लगा लेते हो। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर बता दे रहा हूं, इसका ना डिटेल नहीं बता रहा हूं, किसी दिन फुर्सत में डिटेल बताऊंगा। क्या बताऊंगा डिटेल? कि लिक्विड में स्पेसिफिक हीट जो मिलता है वो केवल एक ही स्पेसिफिक हीट क्यों मिलता है, ये तो सब बताएंगे। अरे गैसेस में देखा नहीं है? गैसेस में नहीं देखा है? अभी तो बताया था, गैसेस में 2 मिलते हैं ना, सीपी भी मिलता है, सीवी भी मिलता है। लेकिन लिक्विड में सिर्फ एक ही मिलता है, लिक्विड में सिर्फ एक ही मिलता है। और वो कौन सा है? सीपी मिलता है कि सीवी मिलता है? सिर्फ एक मिलता है, सीपी या सीवी। वो कौन मिलता है और वो क्यों मिलता है? किसी दिन इस क्लास को डिटेल करेंगे, 30-35 मिनट का टाइम लेंगे आपका, तब मजा आएगा कि लिक्विड्स में एक ही स्पेसिफिक हीट क्यों होती है और वो कौन सी वाली होती है। गैस में 2 होती है, लिक्विड में 1 होती है। गैस में जो 2 होती है वो सीपी सीवी होती है, लिक्विड में 1 जो होती है वो सीपी होती है कि सीवी होती है, और क्यों होती है, इन सबको डिटेल में करेंगे। आज के लिए बच्चों इतना ही। आपका 10 क्वेश्चंस मैंने करा दिए थर्मोडायनेमिक्स में। अब शिवेन सर हमारे बीच में आ गए स्टूडियो में। सर इज गोइंग टू टेक द क्लास ऑफ प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, मेटल फॉर्मिंग पढ़ाएंगे शिवेन सर। उनकी तबीयत अच्छी हो गई है, वो बुखार उनका उतर गया है। अब आपकी क्लासेस उनकी कंटिन्यू रहेंगी। मैं आपसे फिर कल मिलूंगा 3 बजे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।